बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और नए लेक्चर के साथ आपके पास मौजूद हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं और आज हम बोहर्स थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं कदम ब कदम एटॉमिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री को डिस्कस करते हुए आगे। जी, नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई और उसके बाद हमने डिस्कस किया प्लम पुडिंग मॉडल को और फिर हमने रुदरफोर्ड की डिस्कवरीज और उसके एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया। हमने उसमें डिस्कस किया था कि रुदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके अंदर कुछ वीकनेसेस थी जिसकी वजह से वो मॉडल फिर फेल हो गया। अब उसके बाद नील बोहर आए सामने। नील बोहर भी एक बहुत माहिर साइंटिस्ट थे, उनका भी एक काम था। नील बोहर ने रुदरफोर्ड की तरह उन्होंने भी कहा कि एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ये बात हमें बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ सर्टेन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में रहते हैं। याद है रुदरफोर्ड का जब हमने पढ़ा था, उन्होंने ये कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। उस सर्कुलर पाथ को उन्होंने कहा था ऑर्बिट या शेल, और उन्होंने ये कहा था कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन वहां मूव कर रहा है। अब बात तो इन्होंने भी ऑर्बिट की नील बोहर ने भी, लेकिन इन्होंने ये कहा कि वो सर्टेन कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो। अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड वो कहीं पर भी जी न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। नील बोहर ने कहा नहीं, फिक्स्ड ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जहां पर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। आइए आगे चलते हैं, हम इसके डिटेल में बात करते हैं सारे पॉइंट्स की। जो मेन पोस्टुलेट्स हैं बोहर थ्योरी के वो क्या है। बोहर ने क्या कहा कि अच्छा, सेंटर ये याद रखिएगा कि इन्होंने भी ये कहा था कि एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ओनली फिक्स्ड ऑर्बिट विथ फिक्स्ड एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो फिक्स्ड ऑर्बिट होगा। कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट हैं जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस के अराउंड। ये देखिए आपके सामने यहाँ नजर आ रही है न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में आपको कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं। इनमें से हर हर ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी है जो कि क्या है, फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो ऑर्बिट है जिनकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये इनके लिहाज से अपनी एनर्जी को एडजस्ट करेगा। यहाँ पर जो जो एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उनके मुताबिक रहेगा, अपनी मर्जी से कहीं नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि वो 1 और 2 के बिटवीन यहाँ कहीं रहना शुरू कर दे, नो। ठीक है, हर एक ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी है और हर एक के साथ क्वांटम नंबर असाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब जैसे बोहर ने क्या कहा, जो न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट है उसको उन्होंने 1 या के का नाम दिया, के शेल। जो सेकेंड ऑर्बिट था उसका एल कह दिया। थर्ड ऑर्बिट का नाम क्या रखा, एम। एंड फोर्थ ऑर्बिट का क्या नाम रखा, एन। बात समझ आ रही है, यहां तक समझ आता है सबको। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब जैसे रुदरफोर्ड ने तो कहा कि सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के अराउंड, वहां पर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कहीं पर भी सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। बोहर ने कहा नहीं, फिक्स्ड ऑर्बिट है, फिक्स्ड एनर्जी है। उन एनर्जी ऑर्बिट के लिहाज से, एनर्जी लेवल के लिहाज से इलेक्ट्रॉन रहेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 और 2 के बिटवीन कहीं इधर कहीं जगह और रहना शुरू हो जाए, 2 और 3 के बिटवीन यहाँ कहीं जगह वहां रहना शुरू हो जाए, 3 और 4 के बिटवीन यहाँ कहीं जगह रहना शुरू हो जाए। नहीं, या तो 1 में है या 2 में है या 3 में या 4 में, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किया, नील बोहर ने ये जो ऑर्बिट थे
इसका एक नया नाम दिया। इन्होंने इनको कहा स्टेशनरी एनर्जी लेवल। ठीक है, ठीक है जी। और स्टेशनरी एनर्जी लेवल, अभी मैंने आपसे क्या कहा, इन एनर्जी लेवल के लिहाज से इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट होना है। ठीक है, तो इस बात को इस तरह समझें, सपोज आपकी क्लास में सारे स्टूडेंट्स का स्टडीज में आपस में कंपटीशन है। ठीक है, या अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, स्पोर्ट्स ग्राउंड की एग्जांपल ले लूं। सपोज आप लोग स्पोर्ट्स ग्राउंड में 10 स्टूडेंट्स खड़े हैं रनिंग लाइन पर। ठीक है, अब जब उन्होंने स्टार्ट की रनिंग, कोई बच्चा फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया। अब जब मैंने स्टेज पे पोजीशन बनाई है, तो मैं क्या करूंगी, जो फर्स्ट आने वाले हैं जाहिर सी बात है उनकी एक अलग पोजीशन, एक अलग रो होगी, या जो सेकंड आने वाले हैं उनकी एक अलग रो होगी, थर्ड आने वाले हैं उनकी एक अलग रो होगी। अब स्पोर्ट्स ग्राउंड है, सिर्फ एक गेम तो नहीं हो रहा, बहुत सारे गेम हैं। ठीक है, तो जहां जहां जो जो बच्चे फर्स्ट आते जाएंगे उनको हम फर्स्ट आने वाली रो में बिठाते जाएंगे, जो जो बच्चे सेकंड आएंगे उनको हम सेकंड आने वाली रो में बिठा देंगे, और जो जो बच्चे गेम में थर्ड आ रहे हैं हम उसको थर्ड की रो में बिठा देंगे। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चा सेकंड आया उसको मैं फर्स्ट वालों की रो में बिठा दूं, या फर्स्ट वाले को उठा के मैं कहूं कि जो आप थर्ड की रो में बैठ जाएं। नहीं, अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ आई? इसी तरह एनर्जी फिक्स्ड है। अब जो बच्चे फर्स्ट आए हैं तो वो फर्स्ट वाले ही ऑर्बिट में रहेंगे, जो सेकंड आए हैं वो सेकंड वाले में रहेंगे, जो थर्ड आए वो थर्ड में। या इसको ऐसे समझ लें कि सपोज आपके क्लास में लेवल्स बन गए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 90+ परसेंटेज है, उनके लिए एक कॉर्नर बना दिया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 80% है, उनका सेकंड कॉर्नर बना दिया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनकी 70% उनका थर्ड कॉर्नर बना दिया। और अब हमने डिस्कस किया कि जो 90% 90+ लेंगे उन सबका ये एरिया है, वो यहाँ बैठेंगे। जो 80 या 80+ लेंगे यहाँ बैठेंगे। जो 70 या 70+ लेंगे यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में बैठेंगे। अब ये चेंज भी हो सकता है जिनकी पहले कभी 70% आई हो, नेक्स्ट एग्जाम में उनकी 90 आ जाए, तो उनको मैं उनकी जगह से उठा के 90 वालों के साथ बिठा दूंगी। गेम में भी ऐसा हो सकता है, जो कभी सेकंड आया हो सकता है अगली बार स्पोर्ट्स में वो फर्स्ट आ जाए, तो नेक्स्ट टाइम उसकी रो कहाँ होगी, फर्स्ट वालों के दरमियान होगी, उसकी सीट कहाँ होगी, फर्स्ट वाली रो में होगी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, एनर्जी किसकी है, शेल की है। ठीक है, अब कुछ एनर्जी लेवल इसमें है और कुछ एनर्जी लेवल नहीं है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो जैसे मैंने क्या कहा, किसी बच्चे की 90% आई, एनर्जी ज्यादा है, 90 वाली रो में बिठा दिया, जो कॉर्नर एडजस्ट किया। किसी की एनर्जी कम है, परसेंटेज कम है, सपोज 70 है, उसको उठा के हमने 70 वाले कॉर्नर में बिठा दिया। ठीक, या रेस में कोई बच्चा कभी पहले फर्स्ट आता था, अगली बार रेस में सेकंड आया, हमने उसको सेकंड आने वालों की रो में बिठा दिया। या सपोज थर्ड आया, थर्ड आने वालों की रो में बिठा दिया। ये बात समझ आती है? ठीक है, एनर्जी लेवल फिक्स्ड है, उस फिक्स्ड एनर्जी लेवल के लिहाज से इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट होना है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, उस ऑर्बिट में रहते हुए ना तो वो एनर्जी इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो इस फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, इस एक ऑर्बिट में रहते हुए ना तो एनर्जी इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। सपोज वो थर्ड ऑर्बिट में है, थर्ड में रहते हुए वहीं पे वो मुस्तकिल रह रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिर्फ वो उस थर्ड ऑर्बिट में रहते हुए ना तो वो एनर्जी इमिट करेगा ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। याद है हमने पीछे जो बात की थी रुदरफोर्ड की, उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि वो जो मैक्सवेल ने कहा था, उसकी जो थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, वो कंटिन्यूस न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, तो वो एनर्जी इमिट करेगा, और करते करते एक वक्त ऐसा आएगा उसका ऑर्बिट डिक्रीज होगा और वो जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे बोहर क्या कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हुए ना तो एनर्जी इमिट करेगा ना वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, अब होगा क्या, एनर्जी कब इमिट करेगा या कब एब्सॉर्ब करेगा?
इलेक्ट्रॉन एनर्जी उस वक्त इमिट और एब्जॉर्ब करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा। सपोज वो 1 से 2 में जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है, 3 से 4 में जा रहा है, ठीक है, तो फिर उस वक्त उसकी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी। बात समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा, जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, डेल ई। और उस डेल ई को हमने इस इक्वेशन से एक्सप्रेस करना है। डेल ई मीन्स चेंज ऑफ एनर्जी। आपको चेंज ऑफ एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में गया, सपोज 1 से वो 2 में गया, तो 2 को हम कह देंगे E2, 2 की एनर्जी, जो ऑर्बिट 2 की एनर्जी है उसको हम क्या कह देंगे, E2। ऑर्बिट 1 की एनर्जी को हम क्या कह देंगे, E1। E2 में से E1 माइनस करेंगे इज इक्वल टू एच न्यू। ये H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। डेल ई यहाँ पे क्या है, एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू ऑर्बिट्स। H प्लैंक्स कांस्टेंट और ये इसकी वैल्यू, इसको इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां तक बात समझ आती है? एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हुए, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहते हुए ना तो एनर्जी इमिट होगी ना एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी उस वक्त इमिट या एब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा। सपोज वो 1 से 2 में जा रहा है, 1 से 3 में जा रहा है, 1 से 4 में, या रिवर्स भी हो सकता है, 4 से 1 में आ गया, 4 से 3 में या 2 में। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये चीज समझ आई। KLMN शेल, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट, एनर्जी स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, यहाँ तक कोई इशू? ठीक है, अब हम इस फिनोमिना को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो जंप और इमिट करेगा एनर्जी क्या है इसमें। अच्छा जी, अब देखिए ये एनर्जी ऑर्बिट जो भी हमने डिस्कस की, 1 2 3 4, एन किसको जाहिर कर रहा है, एन नंबर ऑफ शेल को। अच्छा, अब हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, तो उस वक्त वो क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, लोअर टू हायर। सपोज वो ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 2 या ऑर्बिट नंबर 3 में जा रहा है, तो उस वक्त वो क्या करेगा, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? ठीक है, जब कभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा लोअर एनर्जी, अच्छा ये बात याद रखिएगा, 1 है उसकी एनर्जी कम, उससे ज्यादा 2 की, उससे ज्यादा 3 की और फिर 4 की, तो लोअर एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको एनर्जी एब्सॉर्ब करनी होगी, फिर वो ऊपर चढ़ेगा। जब तक उसके पास एनर्जी नहीं होगी ऊपर नहीं चढ़ सकता, ऊपर चढ़ने के लिए एनर्जी उसको चाहिए। ठीक है, और डेल ई किसके इक्वल हो गया, ई, सपोज वो ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 3 में गया है, तो डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू, हमने पीछे डिस्कस किया, E1 माइनस E3। ठीक है, अच्छा जी, अब ऐसा भी हो सकता है वो 3 से वापस आ गया 1 में, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। अब जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, उस वक्त अब वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? नीचे से ऊपर जा रहा है, लोअर से हायर में जा रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब, हायर से लोअर में आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, बात समझ आती है? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में, तो उस वक्त वो क्या करेगा, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। और जब वो जंप करेगा आउटर से इनर ऑर्बिट में, तो उस वक्त क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा या रिलीज करेगा। यहाँ तक ओके है? कोई मुश्किल? ठीक है, आगे चले। ओके, अच्छा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी बोहर के मॉडल में, वो थी क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, ये बहुत आगे हमारे काम आएगी। अब क्वांटाइजेशन कंडीशन, इसमें क्या कहते हैं जी, बोहर ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स for which the angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है, ये बार बार हमारे काम आएगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा, सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्बिट्स में जिनका
एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई, h/2 पाई। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन किसी और ऑर्बिट में नहीं होगा। अच्छा, अब देखें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू NH/2 पाई। अब ये मैंने n क्यों लिखा, n याद है अभी मैंने आपसे क्या कहा था, n किसको जाहिर करता है, नंबर ऑफ शेल को। पीछे मैंने जब शेल नंबर 1 2 3 की बात की, वहां n लिखा होता है, n 1 2 3। ठीक है, अभी L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, इसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ। पहले आप ये देख लें फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में मूव करेगा जहां L क्या है, एंगुलर मोमेंटम कितना है आपका, h/2 पाई। इसका इंटीग्रल मल्टीपल, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो मैंने इंटीग्रल जो यहां था वो क्या रख दिया, n आपका इंटीजर हो गया। और n किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल को। ठीक है, तो अगर आपका ऑर्बिट 1 है तो n 1 हो जाएगा, ऑर्बिट 2 है n 2 हो जाएगा, ऑर्बिट 3 है तो n 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होगा, L इज इक्वल टू h/2 पाई, या L इज इक्वल टू 2h/2 पाई, 2 मतलब समझ आ रहा है ना, 2 सेकेंड ऑर्बिट, या L इज इक्वल टू 3h/2 पाई, 3h मतलब 3 किसको शो कर रहा है, n की जगह 3 रख के थर्ड ऑर्बिट को, या L इज इक्वल टू 4h/2 पाई। ये बात समझ आई, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगुलर मोमेंटम है हमारा, ये क्या है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। याद है अभी हमने पीछे क्या बात की, एनर्जी लेवल जो है उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, और उसी फिक्स्ड एनर्जी लेवल के लिहाज से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, खुद को एडजस्ट करना है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे मेरे पास L इज इक्वल टू NH/2 पाई है, तो n की जगह मैं 1 रख सकती हूँ, 2 रख सकती हूँ, सॉरी 1 की तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 से कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई करें आंसर वो ही रहता है, तो h/2 पाई ही रहेगा। तो 2 हो सकता है, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई। ऐसा नहीं होगा मैं कहूँ L इज इक्वल टू 1.5h/2 पाई, नो नो। क्यों, अभी हमने क्या कहा, अभी हमने क्या कहा, एक फिक्स्ड अमाउंट है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, सो हमें कभी भी एंगुलर मोमेंटम 1.25 या 1.5 या 1.75 या 2.5 ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, नो। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, वो आपका 2h/2 पाई हो सकता है, 3h/2 पाई हो सकता है, 4h/2 पाई हो सकता है। ठीक है जी, एन इंटीजर है आपका, और एन आपका शेल नंबर शो कर रहा है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, KLMN शेल। ठीक है, जी, तो परमिटेड वैल्यू क्या है आपकी एंगुलर मोमेंटम की, अभी हम सारी देख लेते हैं, NH/2 पाई, या 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, और 4h/2 पाई। इसके अलावा आपकी और कोई परमिटेड वैल्यूज नहीं है। यहां तक समझ आता है, आगे चलें। ओके जी, तो अब इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिमेन इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट्स, ये जो ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन बाउंड है इनमें रहने के लिए, नॉट इन बिटवीन देम। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ठीक है जी, अच्छा जी, अब एंगुलर मोमेंटम कैसे ड्राइव करेंगे, देखिए ये जी, सपोज कीजिए ये आपका ऑर्बिट है, सपोज आपके पास यहाँ डायग्राम नजर आ रही है, डायग्राम को देखिए, ये आपका पार्टिकल है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जिस ऑर्बिट के अंदर है उस ऑर्बिट का अपना कोई ना कोई रेडियस होगा, रेडियस को हम किससे शो करेंगे, r से। इस इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, m, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। ये बातें समझ आती हैं यहाँ तक, ठीक है। हम एंगुलर मोमेंटम L, इसको अब देखने जा रहे हैं किसकी, क्या हम इक्वेशन बना सकते हैं या इसको किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक,
तो एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट में, ऑर्बिट का रेडियस r, उस इलेक्ट्रॉन का मास m, और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। तो एंगुलर मोमेंटम जो यहाँ इसका होगा वो क्या होगा, m r v, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m v r। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड r रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। बात समझ आती है यहाँ तक? ठीक है जी। तो ये आपकी फिजिक्स की क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहां तक कोई इशू? यहां तक कोई इशू? ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एम वी आर, ये मैंने एल, ये हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ये थी ना, एल इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। इस एल की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एम वी आर। मैं इस एल को यहां से हटाकर इसकी जगह एम वी आर लिख सकती हूँ, और ये एन एच बाई टू पाई ऐसे ही आ गया। यहां तक आती है बात समझ में? दिस इज कॉल्ड बोहर्स क्वांटाइज्ड कंडीशन। इसको आपको जहन में रखने की जरूरत है, आगे हमारे बहुत काम आएगा। आगे हम इक्वेशंस पढ़ेंगे अभी, वहां पे हमारे बहुत काम आएगा, इसको माइंड में रखिएगा। एम वी आई इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई। ये एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कार्पस्कुलर थ्योरी थी वहां से आया है, और ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसको इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ कोई इशू? इसको मैं बार बार कह रही हूँ, इसको मैंने इसीलिए एक बॉक्स यहाँ बनाकर रख दिया है, इसको माइंड में रखने की जरूरत है, ये आगे यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है आपका, शेल नंबर, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, r रेडियस, h प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हम बात कर चुके हैं, और पाई आपको तो पता है ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है जी, चलते हैं आगे अब डेरिवेशन की तरफ। अब हम किसकी डेरिवेशन निकालने जा रहे हैं, रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जो पीछे भी मैंने आपको इक्वेशन बताई, इसको माइंड में रखना है, वो आगे यूज होगी। ठीक है जी। अब जी जनरल एटम के लिए कंसिडर करें, एक इलेक्ट्रॉन है, ये डायग्राम देखिए, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, मास इसका क्या है, m। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, while revolving, the electrostatic force between electron and nucleus provides centripetal force। ठीक है, ठीक है, कैसे हमें पता चला? देखें जी, जब भी कोई चीज गोल गोल घूम रही है किसी दायरे में, उसको क्या चाहिए मूवमेंट के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई? देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है, इसका चार्ज क्या है, प्लस, ये इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज क्या है, माइनस। ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव कर रहा है, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के अराउंड भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, दोनों के बीच में फोर्स है ना, दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों के दरमियान अंडरस्टूड है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करती है, यही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ मूवमेंट के लिए प्रोवाइड करती है। बात समझ आई? ठीक है, ठीक है जी। तो दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स आ जाएगी, उसको अब हम यहाँ निकालने जा रहे हैं आगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, जो एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ सी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्यों? बात समझ आई? बात समझ आई? मैंने अभी आपसे क्या डिस्कस किया, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन दोनों के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये प्रोटॉन उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। और इसी इसी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसी की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसको हमने क्या कह दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब भी दो चार्ज होते हैं एक दूसरे के करीब, तो दोनों के बिटवीन कोई ना कोई फोर्स होगी। अगर तो वो दोनों चार्ज सेम है, तो फोर्स कौन सी हो जाएगी, रिपल्जन। अगर वो चार्ज अपोजिट है, तो फोर्स कौन सी हो जाएगी, अट्रैक्शन। बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा सपोज दो चार्जेस हैं, एक को मैंने नाम दे दिया Q1 और दूसरे को क्या नाम दे दिया, Q2। दोनों की बिटवीन रेडियस जो है उसको मैंने क्या कह दिया, R। तो Fe किसके इक्वल होगा,
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। कुछ इसमें फिजिक्स के लिहाज से भी बातें होंगी, ये आप पहले पढ़ चुके होंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसके इक्वल है, ये आपको पता है, कांस्टेंट है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी, mv स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, ये दोनों चीजें नोट करें अपने पास। इसी से हम आगे इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन। Q2 क्या है आपके पास, प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन का चार्ज मैंने ZE लिखा है। क्यों ZE लिखा है, देखिए आपको पता है कि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, क्यों चार्ज होता है पॉजिटिव न्यूक्लियस में, प्रोटॉन की वजह से। अब अगर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस ई। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, प्लस ई। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी हैं, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर हम कहते हैं उसको एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। तो जब मैंने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का यहाँ चार्ज निकाला तो मैंने उसको क्या लिखा, ZE। ये बात समझ आई, ZE क्यों लिखा, E प्लस एक प्रोटॉन का चार्ज। ठीक है, E प्लस एक प्रोटॉन का चार्ज। और जब मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का चार्ज निकालना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, ZE। ये बात समझ आती है, ठीक है। अच्छा, यहां अभी हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है, 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। मैंने उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दी, FC की जगह, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हमें R निकालना है, रेडियस। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, mv स्क्वायर अब इज इक्वल टू nh/2π। याद है, याद है वैल्यू अभी हम पीछे डिस्कस करके आए, दोबारा बैक जाऊं या माइंड में है, माइंड में है ना, नहीं तो आप इसको पॉज करके बैक जाके देखिएगा, रिवर्स करके देखिएगा। अभी जो हमने निकाला था पीछे, एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर रहे थे, तो वहां मैंने ड्राइव की थी इक्वेशन और मैंने आपसे कहा था माइंड में रखिएगा, आगे यूज होगी। ठीक है, ठीक है, बैक करके देखिएगा, पॉज करके वीडियो को, आपको पीछे मिलेगी ये। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब ये जो इक्वेशन 2 है, हम क्या कर रहे हैं, टेक अ स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4π स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, हो गई ये बात। इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन 3 का। अच्छा, ये इक्वेशन जो 3 है, ये और ये दोनों आगे और फर्दर डेरिवेशंस आएंगी। आज का जो हमारा जो लेक्चर है, टॉपिक है, इसमें डेरिवेशंस हैं, काफी डेरिवेशंस हैं। तो इसके लिए आपको बहुत कॉन्शियस होकर पढ़ना है। अपना पेन कॉपी साथ रखिए, साथ साथ चीजों को लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, वरना आप फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और भूल जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसका मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे स्क्वायर लिया तो मेरे पास ये आ गया। अब ये इक्वेशन 1 2 3 इसको यूज करते हुए आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को आपने डिवाइड कर दिया 1 से। आपके पास अगर पेन और कॉपी होगी तो जाहिर सी बात है, आप उसको एक पर्टिकुलर पेज पे लिख रहे होंगे, तो ऊपर से नीचे तक आपके पास एक सीरीज में आ रही होंगी डेरिवेशंस, आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, 3 को डिवाइड कर दिया 1 से। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, उनको कैंसिल कर दें। देखिए यहाँ पे पाई स्क्वायर था, पाई पाई से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो सकता है, आर आर कैंसिल हो सकता है, और देखिए एम स्क्वायर से एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा कैंसिल करके क्या बचता है हमारे पास, 4 से 4 को कैंसिल कर दिया मैंने, और जो बच जाने वाली वैल्यूज है मैंने यहाँ लिख दी। और देखिए इसमें और है कोई गुंजाइश कैंसिल होने की, और किसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ, यहाँ पे जितनी चीजें यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर दें, और जो रिमेनिंग है उनको फिर हम यहाँ लिख देंगे। ये क्या आ गई मेरे पास, आर की वैल्यू। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नोट है ये कांस्टेंट है। ठीक है, परमिटिविटी कांस्टेंट कहते हैं इसको हम। अच्छा, अब एक चीज देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, एप्सिलॉन नोट ये भी कांस्टेंट है,
एच प्लैंक्स कांस्टेंट है ये भी, ठीक है। पाई ये भी आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। चेंज क्या होने वाली चीजें हैं, देखिए एन किसको जाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ शेल को, ये चेंज हो सकता है। और जेड जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर हर हर उसका डिफरेंट होगा, उसके लिहाज से चार्ज डिफरेंट होगा। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में से एन स्क्वायर और जेड को अलग कर दिया, ठीक। क्यों, ये सारी की सारी वैल्यूज बाकी सबकी सब क्या थी, कांस्टेंट। मैं क्या कर सकती हूँ, इन सारे कांस्टेंट वैल्यूज, इनकी जो भी हैं, इन सारे कांस्टेंट की जो भी वैल्यूज हैं, उसको मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, पुट कर सकती हूँ। पुट करके कैलकुलेट करूंगी तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, आर एन एथ, ठीक है, ठीक है। एन बाय एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर नंबर ऑफ शेल, जो भी नंबर ऑफ शेल है वो, और जेड चार्ज आ गया। और इसको हम किस में मेजर करेंगे, एंगस्ट्रॉन में। रीजन ये है कि आपका जो एटम है उसका रेडियस बहुत स्मॉल होता है, ये हम आर रेडियस की वैल्यू निकाल रहे थे, तो रेडियस बहुत स्मॉल होता है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉन में, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट शेल, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम कितने हैं जी, पता है। अब शेल नंबर 1 था तो एन की जगह में क्या वैल्यू लिख दूंगी, 1। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हाइड्रोजन में, 1। तो दोनों की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ और यहाँ 1/1 एंगस्ट्रॉम। हो गया सॉल्व, ठीक है। आगे चलें, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। आज का लेक्चर मैंने कहा था इसमें मोस्टली डेरिवेशंस है। यही वैल्यू जो पीछे हम नोट डाउन कर चुके थे, जिसको मैंने आपसे कहा था याद रखने की बहुत जरूरत है, वही वैल्यू मैं यहाँ यूज, सॉरी इक्वेशन यहाँ यूज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर एन आपको पता है नंबर ऑफ शेल, और ये इक्वेशन हमने कहाँ देखी थी, जहाँ हम एंगुलर मोमेंटम ड्राइव कर रहे थे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देखिए अगर याद नहीं है तो। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब चूंकि मुझे एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है, तो मैंने क्या किया, v को यहाँ रखा, इन दो को यहाँ ले गई मैं, ठीक है। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। रेडियस अभी अभी हमने जस्ट काउंट किया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से r को रिप्लेस कर सकती हूँ रेडियस की। अभी अभी जो जस्ट हमने रेडियस की इक्वेशन निकाली और वहां पर उसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ये वाली काउंट की अभी कैलकुलेट की ना हमने, ड्राइव की, सॉरी ड्राइव की, कैलकुलेट नहीं ड्राइव की, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को मैं अगर कंबाइन करती हूँ, ये r रेडियस की जगह में ये पूरी वैल्यू उठा के रख दूंगी। देखिए NH ऐसे ही है, 2 पाई ऐसे ही है अपनी जगह, m ऐसे ही है, r की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई। मैथमेटिक्स तो आती होगी इतनी आपको, जाहिर सी बात है, मतलब सब पढ़ते चले आ रहे हैं फिजिक्स और मैथ्स। बाकी क्या बचा, देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है और क्या बच रहा है हमारे पास, ठीक है। एन स्क्वायर था तो एन से कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर एच से कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बच गया, जेड स्क्वायर 2 पाई एम, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच। जो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही थी, एम और एम कैंसिल हो रहा था, पाई से पाई कैंसिल हो रहा था, ये आप कर लें। जो रिमेनिंग वैल्यूज यहाँ आ गई, यहाँ पे वी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ठीक है। अगेन मैंने वही काम किया, जेड जो है एटॉमिक नंबर, हर एटम का डिफरेंट होगा, उसको हमने अलग रख दिया। शेल नंबर एन, हमारे पास कोई भी शेल नंबर हो सकता है, इस दोनों को उठा के हमने अलग कर दिया, और बाकी वैल्यूज जो थी इनको एक तरफ कर दी। ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, इन सब की मैंने यहाँ वैल्यूज पुट की, इनको कैलकुलेट किया, तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ एन शेल ये आ गया। बात समझ आती है यहाँ तक, ठीक है, कोई मुश्किल, वही जो पीछे हमने इक्वेशंस ड्राइव किए उन्हीं को लेके हम आगे चल रहे हैं, उसी से काम हो रहा है आगे। आगे जो थर्ड एक और इक्वेशन हम ड्राइव करने जा रहे हैं, वहां पे भी यही वैल्यूज कायम आएंगी। आगे चले, ठीक है जी। जी एनर्जी निकालने जा रहे हैं हम इन बोहर्स ऑर्बिट। अच्छा एनर्जी आपको पता है किसके इक्वल है, अगर मैं टोटल एनर्जी काउंट करना चाहूँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन 1 का नाम दिया मैंने। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अच्छा सॉरी एक चीज यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ प्लस का साइन आना है, यहाँ ये इक्वल टू का साइन नहीं है, सॉरी ये प्लस का साइन है, इसमें यहाँ प्लस का साइन कर लो। तो के ई की जगह मैंने के ई की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ प्लस, ये रहा प्लस का साइन, और ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये मैंने इसकी जगह पुट कर दी, ठीक है जी।
ये इक्वेशन मैंने आपसे कहा था, याद रखिएगा माइंड में, जहां हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे थे, वहां हमने ड्राइव की थी इक्वेशन। बैक करके जाइए, देखिए इसको, ठीक है। वहां से मैंने लिया है इसको। एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है? जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका क्या मतलब है? इस एम वी स्क्वायर को मैं यहाँ से हटा के ये वाली वैल्यू यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है, रिप्लेस कर दें इसको। ठीक, तो अब आप क्या, ये हाफ 1/2 ऐसे ही था, एम वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ गई पूरी, ठीक, और ये अपनी जगह इसी तरह ही है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और जेड ई को 1 से मल्टीप्लाई किया, यही है, बाकी सब इस तरह ही है। मैथमेटिक्स तो आती है सबको ज़रूर, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। सिंपल मैथमेटिक्स है, इन दोनों का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया, और फिर उसके बाद जो हम मैथ्स में जिस तरह सिंपली प्लस माइनस करते हैं, वही रूल एलसीएम लेके यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो क्या बच गया जी, इसमें से इसको माइनस करके जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको इक्वेशन 4 कहा मैंने, ठीक है। आर की वैल्यू रेडियस की जो भी हमने पीछे काउंट की दोबारा आ गई जी यहाँ पे, क्यों? आर है ना यहाँ पे, इस आर को मैंने अभी रेडियस काउंट कैलकुलेट, सॉरी, रेडियस मैंने अभी डिराइव किया है, पीछे रेडियस डिराइव किया है आर एन एथ, उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, उसकी रेडियस की इक्वेशन। तो ये देखिए जेड ई स्क्वायर ऐसे ही है अपनी जगह, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऐसे ही है अपनी जगह, सिर्फ और सिर्फ इस आर को मैंने रिप्लेस कर दिया आर की पूरी वैल्यू से, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दी जो भी इसकी इक्वेशन बन रही थी। अब देखिए जी आगे क्या बनता है हमारे पास, ठीक है। ये नीचे डिवाइड था तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और वैल्यू क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे है कोई चांस किसी के कैंसिल आउट होने का? देखिए जी, जो भी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो सकती थी उनको देखें, अगर आप कैंसिल आउट हो रही हैं कैंसिल आउट करें, और नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा है कैंसिल या मल्टीप्लाई करके उसको आपने ये लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। ये रहा एम जेड ई, ये जेड ई स्क्वायर दोनों क्या हो गए, जेड ई 4 बन गए, ठीक है, ई 4 और जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। 8 पाई एप्सिलॉन नॉट दो दोनों का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई हो गए, और ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपनी जगह है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट कितना क्या आ गया हमारे पास, ये पर्टिकुलर एक इक्वेशन। अगेन मैंने क्या काम किया, एन, एन किसको जाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ शेल को, तो ई एन लिखने का मतलब भी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ शेल। अगर मुझे ऑर्बिट नंबर 1 की चाहिए तो यहाँ मैं 1 लिखूंगी, और मैंने उठा के क्या किया, एन को इस इक्वेशन से बाहर निकाल दिया, ताकि मुझे जिस ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए उसको मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे एम भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, उन सब की वैल्यूज पुट की, वही काम जो हम पीछे करते चले आए हैं, अगेन मैंने वही सारा काम किया इन सबको। इससे पता है क्या होता है, आपके पास ना ये डायरेक्ट एक वैल्यू आ जाती है, तो आपको इतना सारा लिख के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। आपने वो वाली वैल्यू पुट की, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल पुट किया, दोनों को कैलकुलेट किया, और आपका काम हो गया, ठीक है जी। यहाँ तक कोई इशू समझ आया? मेरे ख्याल से तो ये जो इक्वेशंस थी इसमें इतनी कोई खास डिफिकल्टी नहीं थी। शुरू में हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी उसको आप माइंड में रखें, और वहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि वो स्टार्ट की जो बेसिक इक्वेशन है वो कैसे ड्राइव हुई है, उसी की मदद से हम आगे आगे फर्दर इक्वेशंस ड्राइव करते चले जाएंगे, फिर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, सबको पसंद भी आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।